गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपने लेक्चर जो चल रहा था फाउंडेशन ऑफ सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन सीरियल्स की ग्रुप अपनी सारी कंप्लीट हो गई है। सीरियल्स में अपने फाउंडेशन ऑफ सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन तो वो कंप्लीट अपने पढ़ लिया है, जिसमें अपने डिफरेंट क्रॉस सेल्फ पॉलिनेटेड भी पढ़ ली, क्रॉस पॉलिनेटेड में सीड प्रोडक्शन पढ़ लिया, और उसमें सबसे ज़रूरी था आपका हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जो अपने पर मिलेट बाजरा में पढ़ा, मक्का में पढ़ा और पेडी में भी पढ़ा। तो इसको आप थोड़ा ढंग से देख लेना। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इसमें ABR लाइन टेक्निक हो गई या फिर अपने सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस, 3-वे क्रॉस हाइब्रिड हो गया, तो इनका थोड़ा सा ढंग से देखना। आइसोलेशन डिस्टेंस सबका इंपॉर्टेंट है, कितना रखा जाता है कितना नहीं है, सीड रेट भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप ढंग से इसमें कवर कर लेना। आज अपने स्टार्ट करेंगे पल्सेस का। पल्सेस दलहनों में फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन। तो आप इसमें डिफरेंट पल्सेस क्रॉप है, जैसे मूंग हो गया, आपके मोठ हो गई, चौड़ा हो गया, या फिर अपने ये सोयाबीन भी है इसमें। तो आपके अलग अलग क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स हैं इसमें। तो अपने आज मूंग बीन, मोठ, और उड़द, चौड़ा कल पढ़ेंगे, आज अपने उड़द पढ़ेंगे। इनमें थोड़ा सा आपके नाम की दिक्कत रहती है, साइंटिफिक नेम वगैरह इसका थोड़ा ढंग से देख लेना। मूंग बीन, विग्ना रेडिएटो, मोठ विग्ना कंटिफोलिया, और उड़द यानी कि ब्लेग्राम। विग्ना मुंगो, विग्ना मुंगो ये आपका मोठ हो गया। विग्ना कंटिफोलिया, विग्ना रेडिएटा, इनके थोड़े साइंटिफिक नेम है, टर्म्स में कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ढंग से देख लेना। मोठ का कंटिफोलिया हो गया, उड़द का यानी ब्लेग्राम इसको बोलते हैं, उसका विग्ना मुंगो हो गया, और मूंग का विग्ना रेडिएटा हो गया। और इसके बाद एक चौड़ा हो रहा है जिसे विग्ना एग्यूकुलाटा बोलते हैं उसको, उसका विग्ना एग्यूकुलाटा हो गया। तो ये थोड़े साइंटिफिक नाम है, इनके ढंग से देख लेना। अब इसमें अपने आते हैं वही सीड सोर्स वगैरह, वो आपको बताया हुआ है। सीड सोर्स वगैरह क्या है, अपने ऑथेंटिक सीड सोर्स होना चाहिए, कहाँ से प्राप्त करना चाहिए, तो वो उसके लेबल वगैरह ढंग से लगे होने चाहिए, लेबलिंग उनकी जरूरी होती है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन ढंग से इसमें लिखी होती है। सिलेक्शन ऑफ पहला था जी, पहला पॉइंट था अपने सीड सोर्स। सिलेक्शन ऑफ फील्ड दूसरा है। फील्ड खेत का चुनाव करते हुए वही कॉमन बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। अपना जो फील्ड है वो वॉलंटियर प्लांट्स वगैरह है उनसे मुक्त होना चाहिए, वीड वगैरह से। उसमें प्रीवियस सेम क्रॉप नहीं होनी चाहिए, और अपना फील्ड थोड़ा अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। उसकी उर्वरता वगैरह, फर्टिलिटी वो भी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं भी उसकी फर्टिलिटी वगैरह, क्योंकि पल्सेस वगैरह है तो ये अपने थोड़ा सा इसमें प्रभावित होती है, जो अपने सेलिनिटी वगैरह इनसे ज़्यादा प्रभावित होती है। चना वगैरह में जिसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, तो इनमें थोड़ा ये बात भी ध्यान रखने लायक होती है। सिलेक्शन ऑफ फील्ड हो गया, फील्ड प्रिपरेशन वगैरह हो गए। तो फील्ड प्रिपरेशन ढंग से 2 से 3 डीप टिलेज करते हैं, फिर हैरोइंग वगैरह करते हैं, और उसमें लेवलिंग लगाते हैं, और ढंग से अपना फील्ड लेवल हो, ताकि अच्छी सीड बेड जो होती है वो प्रिपेयर हो। सीड बेड कितनी गुड सीड बेड प्रिपेयर होनी है, ताकि अपना सीड जर्मिनेशन बेटर हो, ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह सीड को ढंग से मिल सके। इसके बाद में अपने इसमें देखते हैं सीड सोर्स हो गया, सीड कहाँ से प्राप्त करते हैं। फिर इसके बाद में सीड रेट देखते हैं। इसमें ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग, ब्लेग्राम यानी कि उड़द, इसकी 16 से 20 kg पर हेक्टेयर रखते हैं, तो यही इसकी 15 से 20 kg अपने पर हेक्टेयर। और मोठ हो उनकी 10 से 15 kg पर हेक्टेयर। तो ये मूंग अपने इसमें सीड रेट रखते हैं 30 to 10 सेंटीमीटर प्लांट जो रा टू रा और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो इसमें अप्लाई करते हैं। और इसमें बाद में आता है आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस तो फाउंडेशन सीड के लिए इसमें 10 मीटर रखते हैं, सर्टिफाइड सीड के लिए 5 मीटर।
हालांकि सभी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, लेकिन थोड़ा आइसोलेट, क्योंकि इनमें कुछ हद तक क्रॉस पॉलिनेशन होता है, 5 से लेकर 10% तक इसमें क्रॉस पॉलिनेशन इनमें पाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू अपने रूल के अकॉर्डिंग जितना भी पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की दर बढ़ती है, उसी का अपने इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाते जाते हैं। तो ये इनमें सभी में अपने आइसोलेशन डिस्टेंस वगैरह ये रखनी होती है। और ढंग से सोइंग होने के बाद में, इसके बाद में अपने इसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट वगैरह है, तो उसमें क्या है, नाइट्रोजन, ये सभी पल्सेस जो भी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की इनमें जो होती है कैपेसिटी होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, तो नाइट्रोजन 20 kg पर हेक्टेयर और फास्फोरस 40 kg पर हेक्टेयर के करीब इसमें रखते हैं। इसके बाद साथ में सल्फ़र की भी अपना एप्लीकेशन कर देते हैं कि सल्फ़र जो सीड डेवलपमेंट में पल्सेस वगैरह में होता है या ऑयल सीड में सल्फ़र की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो सल्फ़र के इसमें भी एप्लीकेशन अपने करते हैं। तो ये भी इसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। इरीगेशन वगैरह है तो इरीगेशन 2 से 3 लगभग ज़रूरी होती है। मोट वीन हो गई तो अपने ड्रोट में हाईली ड्रोट टॉलरेंट क्रॉप है, मतलब जो भी इतना भी एडवर्स कंडीशन हो एनवायरनमेंट की, हाईली टेम्परेचर इसको बिल्कुल भी प्रभाव नहीं करता है। यानी किसी फ्लोवरिंग और पोड जो फॉर्मेशन होती है उस पर टेम्परेचर का प्रभाव बहुत कम रहता है, जो तेज़ टेम्परेचर होता है अपने रास्ते में। तो ये ड्रोट एरिया के लिए ही रिकमेंड क्रॉप है, मोट वीन हो गई। और आपकी ये उड़द ब्लैक ग्राम, तो ये ड्रोट के लिए अपने रिकमेंड क्रॉप्स हैं। तो इनमें टेम्परेचर का जितना ज़्यादा इनकी सिंचाई 2 या 3 से सिंचाई की आवश्यकता होने पर जल निकास की व्यवस्था अपने समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मूंग वगैरह ये जल भराव पर इनका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। हाँ, आइसोलेशन डिस्टेंस हो गया अपने सोइंग वगैरह करने के बाद में। तो इसमें क्या रोगिंग वगैरह करते हैं, रोगिंग वगैरह भी इसमें करते रहते हैं। 2 से 3 रोगिंग जरूरी होती है प्री फ्लोवरिंग और मेच्योरिटी के बीच में अपने इसमें करते हैं। तो क्या कि ऑफ टाइप प्लांट जो भी है अपने उसको हटा सकें, और जो डिजीज़ वगैरह प्लांट है उनको भी अपने हटा सकें, ताकि अपना सीड वगैरह उसकी जेनेटिक प्योरिटी हो, वो फिजिकल प्योरिटी वगैरह उसकी मेंटेन बनी रहे। प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स में अपने वीड मैनेजमेंट है, तो वीड मैनेजमेंट पल्सेस में इमेजाथाइपर का एप्लीकेशन किया जाता है। इमेजाथाइपर का एप्लीकेशन इसमें पर हेक्टेयर 1 लीटर के करीब, 1 लीटर पर हेक्टेयर, वही 800 से 1000 लीटर वाटर में एप्लीकेशन करके इसमें अपने अप्लाई करते हैं इमेजाथाइपर का। और इसके बाद में आता है अपने जो डिजीज़ मैनेजमेंट होता है, तो डिजीज़ मैनेजमेंट जो अपने येलो मोज़ेक वायरस है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है अपने मूंग वगैरह को। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसका जो वेक्टर होता है वाइट फ्लाई को कंट्रोल करते हैं। तो इसके लिए अपने इमिडाक्लोप्रिड, मेटासिस्टॉक्स वगैरह जो भी आपके सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स हैं उनका एप्लीकेशन इसमें करते हैं। सीड ट्रीटमेंट भी इसमें होता है। सीड ट्रीटमेंट में से आपको इसका पता है, FIR फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम कल्चर, इस कॉम्बिनेशन में अपने इसका सीड ट्रीटमेंट इनमें करते हैं। राइजोबियम कल्चर आपको मालूम, फंजीसाइड फिर इंसेक्टिसाइड फिर राइजोबियम। तो इसका भी, क्योंकि फंजीसाइड पहले कर बीच में इंसेक्टिसाइड की लेयर क्यों बनाते हैं, राइजोबियम भी क्या है, जीवाणु और फंगीसाइड इसको इफेक्ट ना करते। तो पहले अपने जैसे भी सीड है इस पर ये अपने फंगीसाइड की लेयर होगी, उसके बाद इंसेक्टिसाइड की लेयर होगी, उसके बाद में राइजोबियम की लेयर होगी, ताकि डायरेक्ट इसके कॉन्टैक्ट में ना आए। तो येलो मैन मोज़ेक रोग है, उसके लिए वाइट फ्लाई को इसमें कंट्रोल करते हैं। इंसेक्ट वगैरह, तो इंसेक्ट वगैरह में अपने इसमें थ्रिप्स हो गए, होपर्स वगैरह होते हैं, इनका अटैक ज़्यादा होता है। इसमें कोई भी अपने सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड, इमिडाक्लोप्रिड, एसिडाक्लोप्रिड या मेटासिस्टॉक्स या थायोमेथाक्सोम, कोई भी आप इसमें एप्लीकेशन इसमें कर सकते हो। तो ये इंसेक्ट कंट्रोल वगैरह हो गए इसमें। और उसके बाद में आते हैं अपने इसकी यील्ड पर। फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी होने पर अपने क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं। इसमें अपने जो 15 से लेकर 18% जो इसमें मॉइस्चर होता है क्रॉप में, इसमें क्या होता है, जो मूंग वगैरह होती है उसमें फलियाँ होती है, जो पोड्स होती है, तो थोड़ी ब्राउन कलर में कन्वर्ट होने लग जाती है। ब्राउन कलर में इसमें पिकिंग वगैरह करते हैं, 1 पिकिंग 2 पिकिंग या सीधे डायरेक्ट हार्वेस्ट करते हैं। तो इसमें जो ब्राउन कलर की हो जाएगी वो ब्लैक ग्राम में बिल्कुल ब्लैक कलर की अपने इसमें पोड्स हो जाती है। तो इसमें पिकिंग अपने करते हैं, और अपने मोट में भी ब्राउन कलर की पोड्स हो जाती है। तो स्टेज में अपने इसमें पिकिंग करते हैं या उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद में अपने इसको थ्रेसिंग वगैरह करते हैं। उसके ऊपर प्रोसेसिंग यानी स्टोरेज कितने टेम्परेचर पर करते हैं पल्सेस को, 8 से 9% जो मॉइस्चर कंडीशन होती है उस पर अपने टेम्परेचर इस पर इनको स्टोरेज किया जाता है पल्सेस को। तो ये था अपने आपके 3 पल्सेस क्रॉप थी, उनका सीड प्रोडक्शन। कोई खास बात नहीं इनमें, बिल्कुल छोटा सा और सिंपल सा सीड रेट और आइसोलेशन डिस्टेंस वगैरह और उपज वगैरह है। तो इसमें उपज जो अपने मोट वीन होती है, मोट वीन की उपज होती है वो थोड़ी सी इसमें कम होती है। इसकी होती है अमूमन 6 से 8 क्विंटल पर हेक्टेयर।
और मूंग भी ना उनकी 10 से 15, और यही उर्द की 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टर की अपने मूंग बीन और ब्लैक ग्राम की, ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम की होती है। लेकिन रिमोट बीन की जो होती है उपज वो थोड़ी सी इसमें कम होती है, क्योंकि पोड फॉर्मेशन वगैरह इसमें थोड़ा कम होता है। इसकी इंप्रूवमेंट वैरायटी वगैरह आपको मालूम है, जड़िया और ज्वाला या रामो सीरीज की जो भी वैरायटी है, या काज रिमोट की जो वैरायटियाँ हैं, ये काफ़ी पॉपुलर है। रिमोट बीन की, मूंग मिरी की, IPM वगैरह सीरीज की जो वैरायटियाँ हैं मूंग बीन में, तो ये इनकी उपज वगैरह सीड यील्ड हो गई अपने, और इस प्रकार इनमें सीड प्रोडक्शन किया जाता है। फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड आपको पता है क्लास में, सर्टिफाइड सीड किसका, अपने किसका जो वैरायटी अपने ओनली नोटिफाइड काइंड ऑफ वैरायटी का अपने सीड प्रोडक्शन करते हैं। इन वैरायटी का नोटिफिकेशन होना जरूरी है। इसके लिए आप थोड़ा सा एक एडिशनल जानकारी बताते हैं। जो एक टेस्ट होता है अपने सीड टेक्नोलॉजी में बोलते हैं उसको DUS टेस्ट। जब भी कोई भी ब्रीडर होता है जो अपनी वैरायटी को रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देता है, तो उसका ये टेस्ट किया जाता है, DUS टेस्ट। डी का मतलब डिस्टिंगनेस, यानी कि विशिष्टता। यू का है यूनिफॉर्मिटी, यानी कि एक रूपता या समरूपता। इसका मतलब स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबल। डिस्टिंग इसका मतलब विशिष्ट, मतलब भाई आपकी कोई भी वैरायटी हो, कम से कम एक कैरेक्टर में अदर वैरायटियों से अलग होनी चाहिए, डिस्टिंग होनी चाहिए, उसमें नोबल कैरेक्टर होना ही चाहिए। चाहे वो आपकी यील्ड के प्रति हो, चाहे डिजीज रेजिस्टेंट हो, या फिर ड्रोट रेजिस्टेंट हो, किसी भी एक कैरेक्टर के प्रति दूसरी वैरायटियों से सेपरेट होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी मतलब भी आपकी वैरायटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ प्लांट बड़े हैं, कुछ हाइट में छोटे हैं, या कुछ, यानी सभी वैरायटी सेम कैरेक्टर से बियर करनी चाहिए। वैरायटी क्या होती है, जो सेम कैरेक्टर से मार्फोलॉजिकल और जो सेम कैरेक्टर बियर करती है, उस समूह को ही अपने पौधों के वैरायटी बोलते हैं। तो सेम कैरेक्टर से बियर करने वाले मतलब यूनिफॉर्मिटी उसमें होनी चाहिए। स्टेबिलिटी है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में स्टेबल परफॉर्मेंस देनी चाहिए, यानी कि ये नहीं भी आपने किसी इन्वायरमेंट में लगाए तो वो उसके उपज अलग हो, या दूसरे में लगाए, यानी कि इसमें स्टेबल हो, जो आपकी वो जो कैरेक्टर्स हैं उसमें स्टेबल होने चाहिए, वो अगले इन्वायरमेंट में भी वो सेम ही होने चाहिए, नहीं उनमें कुछ चेंज आए। तो ये DUS टेस्ट है, जनरली अपने रजिस्ट्रेशन वैरायटी के लिए इसमें किया जाता है। और जो भी नोटिफाइड वैरायटियाँ होती है, जो भी अपने उनका ही अपने सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन करते हैं। जो अपने TFL सीड होता है, प्रूफ लेबल्ड सीड, तो उसकी क्या होता है, वो सर्टिफिकेशन उसमें जरूरी नहीं होता, उसमें ओनली लेबलिंग जरूरी होती है। तो उसका कोई भी फार्मर अपने सीड प्रोड्यूस कर सकता है, और किसी भी अपने जो भी लेब्स है उसके अपने पैरामीटर्स डिसाइड करके, फिजिकल प्योरिटी वगैरह उसके सारे पैरामीटर्स डिसाइड करके उस पर लेबलिंग कर देता है। तो वो उसमें लेबलिंग जरूरी होती है, सर्टिफिकेशन उसमें जरूरी नहीं होती है। और जो भी नोटिफाइड काइंड वैरायटी उसका अपने सीड इसमें प्रोडक्शन करते हैं। तो कल अपने नेक्स्ट जो भी क्रॉप है आपकी पल्सेस की, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।